सीडीपी मास्टर क्लास के इस खास एक्सप्लेनर में हम सोशलाइजेशन और जेंडर यानी समाजीकरण और लैंगिक मुद्दों की गहराई में जाएंगे। टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये एक बेहद हाई यील्ड टॉपिक है, जहां से हर बार सवाल बनते ही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई बच्चा जन्म से ही गुलाबी या नीले रंग की जिद करता है, या फिर इस समाज ने उसके इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही उसके लिए ये रंग और खिलौने तय कर दिए थे? दरअसल यही आज की इस चर्चा का मेन फोकस है कि समाज इंसानी सोच को कैसे आकार देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 6 महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरेंगे: समाजीकरण का अर्थ, इसकी संस्थाएं, सेक्स और जेंडर में अंतर, रूढ़िवादिता और बायस, समता बनाम समानता, और आखिर में कुछ असली परीक्षा प्रश्नों को भी डीकोड किया जाएगा जो सीधे सोर्स मटेरियल से लिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, समाजीकरण का अर्थ। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब एक इंसान पैदा होता है तो वो पूरी तरह से न्यूट्रल या तटस्थ होता है। जन्म के वक्त वो ना तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। सीधे शब्दों में कहें तो समाजीकरण जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक न्यूट्रल सा बच्चा इसी समाज के साथ इंटरैक्ट करके यहाँ के नियम, कायदे और सांस्कृतिक मूल्य सीखता है। सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही इंपैक्टफुल उदाहरण दिया गया है मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन का। एक समाज में इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है और वहीं किसी दूसरे समाज में इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली जाती है, इसे छुपाया जाता है। तो ये आसपास का माहौल ही है जो इंसान के चरित्र और उसकी सोच को पूरी तरह से शेप करता है। सेक्शन 2, समाजीकरण की संस्थाएं। यहां यह समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर हमारा समाजीकरण कर कौन रहा है। वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमें समाज के नियम सिखा रही हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी संस्थाओं के बीच का फर्क एकदम साफ है। जन्म से लेकर शुरुआती 2 सालों तक एक बच्चा सिर्फ अपने घर में रहता है, इसलिए परिवार हमारी प्राथमिक यानी प्राइमरी संस्था है जो समाजीकरण की नींव रखती है। फिर जब बच्चा घर से बाहर कदम रखता है तो स्कूल, मीडिया, पीयर्स यानी दोस्त, आस पड़ोस और धर्म जैसी सेकेंडरी संस्थाएं उस नींव पर आगे की बिल्डिंग बनाती हैं। एग्जाम्स के नजरिए से ये क्लासिफिकेशन सच में बहुत ज्यादा क्रूशल है। सेक्शन 3, सेक्स बनाम जेंडर। अब हम उस बड़े एग्जाम ट्रैप की बात करेंगे जो अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। बायोलॉजिकल सच्चाई और समाज के दिए गए लेबल्स के बीच का बहुत ही अहम अंतर। इस अंतर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक तरफ है सेक्स जो पूरी तरह से बायोलॉजिकल या जैविक है, ये फिक्स्ड है, स्थिर है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे क्रोमोसोम्स या शरीर की बनावट। और दूसरी तरफ है जेंडर। जेंडर असल में एक सोशल कंस्ट्रक्ट यानी सामाजिक निर्माण है। समाज तय करता है कि लड़के या लड़की का रोल क्या होगा, उनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी। सेक्स प्रकृति की देन है, लेकिन जेंडर पूरी तरह से हमारे समाज और समुदायों का बनाया हुआ एक ढांचा है। सेक्शन 4, रूढ़िवादिता और बायस। जेंडर के इसी कंसेप्ट से आगे निकलते हैं उन समस्या पैदा करने वाली अपेक्षाओं पर जो समाज इन लेबल्स के साथ जबरदस्ती जोड़ देता है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये समाज की वो पहले से फिक्स की गई उम्मीदें हैं जो तय करती हैं कि एक जेंडर को कैसा दिखना चाहिए या कैसा बर्ताव करना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार या तथ्य नहीं है। ये बस कठोर और सदियों से चली आ रही पुरानी धारणाएं हैं। हमारे समाज में मौजूद इन रूढ़ियों के उदाहरण साफ नजर आते हैं। लड़कियों के लिए पिंक कलर, खेलने के लिए किचन सेट, उन्हें इमोशनल और कमजोर मान लेना। वहीं लड़कों के लिए ब्लू कलर, बंदूकें, कारें और वो घिसा पिटा डायलॉग कि लड़के रोते नहीं हैं। सोचकर देखिए ये कितना बेतुका है। समाज ने बेजान खिलौनों और रंगों का भी जेंडर तय कर दिया है। यहां तक कि रोने जैसी एक नेचुरल फीलिंग को भी जेंडर के खांचे में फिट कर दिया गया है। यहां थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। स्टीरियोटाइप और बायस को एक ही चीज समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बायस असल में एक एक्टिव भेदभाव है। उदाहरण के लिए अगर एक टीचर क्लास में ये सोचकर कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं सिर्फ लड़कों की तारीफ करें तो वो जेंडर बायस या लैंगिक पक्षपात कर रहा है। स्टीरियोटाइप सिर्फ एक बनी हुई सोच है, जबकि बायस उस सोच पर लिया गया एक गलत एक्शन है। सेक्शन 5, समता बनाम समानता। अब सवाल यह है कि एक क्लासरूम में इन असंतुलनों को ठीक कैसे किया जाए, और यही हमें हमारे अगले अत्यधिक परीक्षण वाले कंसेप्ट पर ले आता है। समानता और समता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है।
समानता यानी इक्वालिटी का मतलब है सबके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करना। लेकिन समता यानी इक्विटी का मतलब है जिसको जैसी जरूरत हो वैसी मदद देना। सोर्स मटेरियल में इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की थोड़ी ज्यादा देखभाल करती है। वो कोई भेदभाव नहीं कर रही है, बस उसकी जरूरत पूरी कर रही है। या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लाया गया रिजर्वेशन सिस्टम। तो कई बार सही मायने में न्याय देने के लिए सिर्फ इक्वालिटी से काम नहीं चलता, वहां इक्विटी की जरूरत पड़ती है। भविष्य के शिक्षकों के लिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि क्लासरूम में हमेशा जेंडर न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। बच्चों को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो मीडिया में दिखने वाले स्टीरियोटाइप्स पर सवाल उठाएं। पुरानी सोच और पारंपरिक जेंडर रोल्स की बेड़ियों को तोड़कर ही सच में एक इंक्लूसिव और बेहतरीन सीखने का माहौल बनाया जा सकता है। सेक्शन 6, परीक्षा के प्रश्न। चलिए, अब तक जो भी डिस्कस किया गया है उसे सोर्स मटेरियल से लिए गए कुछ पिछले वर्षों के सवालों से टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, क्या समाजीकरण एक बहुत ही सिंपल और एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है? यहां थोड़ा सोचने वाली बात है। बिल्कुल, समाजीकरण कोई सीधी या कठोर प्रक्रिया नहीं है। ये बेहद कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्सिबल और मल्टी डायमेंशनल होती है। समाज का जो असर एक बच्चे पे पड़ता है वो बहुत सी लेयर्स से होकर गुजरता है और जीवन भर बदलता रहता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। शुरुआत में देखी गई उस टेबल को याद करना यहाँ काफी मददगार होगा। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, और जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है तो उसकी द्वितीयक संस्थाएं कौन सी बन जाती हैं? और इसका सटीक उत्तर है, परिवार हमारी प्राइमरी संस्था है जो बिल्कुल शुरुआत में आधार तय करती है। उसके बाद स्कूल, दोस्त और मीडिया जैसी सेकेंडरी संस्थाएं हमारी सोच का विस्तार करती हैं। यही प्राइमरी और सेकेंडरी समाजीकरण के बीच का असली फर्क है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी चुनते हैं, चाहे वो कोई फेवरेट कलर हो या फिर करियर का रास्ता, इनमें से कितनी चीजें सच में हमारी अपनी पसंद है और कितनी चीजें इस समाज ने हमारे दिमाग में इतनी खामोशी से डाल दी हैं कि हमें लगता है वो हमारी ही पसंद है। इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। सीखते रहिए और समाज के इन ढांचों को इसी तरह डिकोड करते रहिए।